जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य बिना लाइफ नहीं। तो आइए बढ़ाते हैं एक और कदम अपने लक्ष्य की ओर। आज एनसीईआरटी इतिहास का 6 क्लास का सेकंड चैप्टर है। 6 क्लास का अध्याय 2 है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे। इसका जो हेडिंग है आप देख लो, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक समझेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे आखेट खाद्य संग्रह क्या होता है। तो अगर आखेट खाद्य संग्रह की बात करें, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि आखेट का मतलब होता है शिकारी। वैसे शिकारी जो भोजन पहले संग्रह करते थे या कलेक्शन करते थे, वहाँ से लेकर आज भोजन उत्पादक तक, मतलब अब भोजन का प्रोडक्शन करने लगे, अब वो लोग फूड उगाने लगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीरीज़ होगा ये सेकंड चैप्टर में आपका दे रखा है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हर बार की तरह एक एग्जाम्पल लेकर चलेगी। इस बार जो एग्जाम्पल है वो है तुषार की रेल यात्रा। थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये था छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे, अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो है वो है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में, वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। हमने फिर से कहा, ये आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक मतलब शिकारी है ना, आखेटक मतलब शिकारी। और शिकारी शिकार करके जब अपना भोजन लाते थे, जब अपना फूड लाते थे, जब उसे इकट्ठा करके रखते थे ताकि बाद में उसका यूज कर सके, वही थे आखेटक खाद्य संग्राहक। होप सो क्लियर हो गया होगा ये आखेटक खाद्य संग्राहक क्या है। आगे आते हैं, जस्ट अ मिनट। इस तरीके से सारे चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे और आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये था आपका आखेटक खाद्य संग्राहक। अब आगे बात करते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि घूमने का रीज़न क्या था। अगर हम बात करें तो घूमने का रीज़न क्या था? पहले लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, वो था फूड। फूड के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए था। जहाँ पे भी खाना मिल गया, जहाँ पे भी पानी मिल गया, है ना, वहीं पे वो रहने लगे, वहीं पे वो निवास करने लगे। इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ऐसे करके वो इधर उधर घूमते रहते थे जहाँ भी उनको भोजन मिल जाता था। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। आगे आते हैं। पहला कारण, अब कुछ कारण है, ध्यान देना। ये कारण वाला जो चीज़ है, ये क्वेश्चन के तौर पे भी आपके पास आता है बहुत बार कि ये कारण क्या क्या रहा है। तो फर्स्ट कारण क्या है आखेटक खाद्य संग्राहक के? तो फर्स्ट कारण जो हो गया, एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो शायद पहला कारण आपको पता चल गया, ये था पहला कारण। नेक्स्ट आते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन के और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देखिए, ये रहा आपका दूसरा कारण। इसको थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा कारण ये कह रहा है कि मान लो जो मवेशी, यहाँ पे मान लीजिए छोटी सी बकरी है ना, मुझे बकरी बनानी नहीं आती है, आप देख लेना। मान लो ये छोटी सी बकरी है। अब ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया। अब यहाँ पे ह्यूमन है, ओके। अब ये ह्यूमन क्या करता है,
ह्यूमन इस बकरी को पकड़ने के लिए धीरे धीरे इसके पीछे चला जाता है। तो हो ना हो इस ह्यूमन को तो पता नहीं है ना कि कौन सा एरिया है या कौन सा जगह है ये, ऑलराइट। तो ये बकरियों का पीछा करते करते अब बकरी मान लो यहाँ से यहाँ आ गई, ओके। तो ये ह्यूमन भी बकरी का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि मवेशी जब अपना चारा ढूंढते हुए आगे बढ़ते थे तो इसी मवेशी का पीछा करते करते ये इंसान भी उसके पीछे चले जाते होंगे। तो ये सब एज्यूम, देखो इतिहास में ना एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली तो हम बता नहीं सकते, तो हमने एज्यूम कर रखा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ करता होगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तीसरा कारण। तो तीसरा कारण अगर देखा जाए, तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते होंगे। अगर थर्ड कारण की बात करें तो थर्ड ये है कि पेड़ और पौधों में फल फूल, ऑब्वियस है कि मौसम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें भी आएगी। हर फल हर फूल का मौसम और ऋतु अलग अलग होता है, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। और चौथा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण देखते हैं, फोर्थ। तो फोर्थ जो कारण है वो है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। पहले नदी का पानी ही लोग पीते थे, ओके। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। मतलब हमने क्या देखा कि पानी है ना, अब मान लो अभी लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, ओके। धीरे धीरे क्या हुआ, इस जगह का पानी धीरे धीरे खाली होते चला गया, तो लोग यहाँ से पलायन कर गए दूसरे जगह पे। अब यहाँ जहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी खत्म हो गया, यहाँ पे पानी है, तो इस तरीके से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना जारी रखते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, समझेंगे इसको। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा लास्ट में। आप अगर कल का वीडियो देखे होगे आप, तो आपको पता चला होगा कि लास्ट के सीरीज़ में, इसी वीडियो में एंड में, ये बीच में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसका भी आंसर होगा, और साथ में मेरा एक शॉर्ट नोट्स भी होगा जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविद, अच्छा पुरातत्वविद किसको कहते हैं, जो पुराने ज़माने के चीज़ों का, ठीक है ध्यान से समझना, जो पुराने ज़माने के चीज़ों का कह सकते हो, जो भी पुराने ज़माने के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ें पहले पुरातत्व हो गई, और पुरानी चीज़ों के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया है उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग थे, है ना, पुराने ज़माने में, वो जब भोजन इकट्ठा करते होंगे शिकार करके या कुछ करके, जानवरों को मार के, तो कुछ ऐसा सामान या ऐसा चीज़ ज़रूर यूज करते होंगे जिसके थ्रू उनको मारा जाता होगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मिली है उनके पास, है ना। यह संभव है कि लोगों ने, जस्ट अ मिनट, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, है ना, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ध्यान से देखना। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो पुराने ज़माने की जो चीज़ें मिली है उससे बहुत सारा काम होता होगा, है ना। लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए जाते होंगे जिससे मांस चीरा जाता हो, फाड़ा जाता हो, फल फूल काटने के लिए, पेड़ की छाल उतारने के लिए। फिर किसी किसी चीज़ में पीछे लकड़ियों के मुट्ठे लगा दिए जाते होंगे ताकि पकड़ने में आसानी हो। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पिक्चर्स है आपके पास। पिक्चर्स के बारे में अगर लिखा जाए, या आप देखो यहाँ पे पत्थर के औजार का उपयोग, है ना। यहाँ पे आप पत्थर के औजार का उपयोग देखोगे तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ध्यान से देखो, पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान के खाने
और जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था। खाने योग्य जो भी जड़ होते हैं उनको खोदा जा रहा है, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। दो चीज़ें आप देख रहे हो, पिक्चर नंबर 1 और पिक्चर नंबर 2। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। रहने की जगह निर्धारण करना। लोग कैसे निर्धारित करते थे कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे। मानचित्र 2 को देखो, हर बार की तरह एनसीईआरटी मैप पे बहुत ज़्यादा काम करती है, तो मैप पे मानचित्र 2 जो मैप 2 है उसको हम अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं। एक एक करके पहले आपको जगह बता दूँ सारा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, भीमबेटका, कोलकाता, इस तरीके से। अब ऊपर चलते हैं वापस से। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। लाल त्रिकोण आप देखोगे, जरा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो, आप एक काम कर सकते हो, साथ में बुक रख सकते हो अपने पास, ताकि बुक में चीज़ें देख देख कर आप समझ सको। यहाँ पे जो भी रेड कलर के ट्रायंगुलर शेप हैं वहाँ की बात की जा रही है, आप देखोगे इस तरीके से समझते जाना। तो चलते हैं आगे। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये वैसा जगह है जहाँ पे वैसे लोग रहते होंगे, या वहाँ पे वैसे लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। अब आप समझ चुके होंगे कि आखेटक है क्या। इसके अलावे भी और कुछ कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आप देख सकते हो, अब नदी के किनारे की अगर बात की जाए, है ना, देखो भीमबेटका जो है, आप इजीली देख सकते हो कि जो भीमबेटका है इसके जस्ट नीचे नर्मदा नदी है। तो ऐसे करके आप मैप पे सारी चीज़ें डिनोट कर सकते हो खुद से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऑलराइट, जैसे हुंसगी देखो कृष्णा नदी के पास है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मैप कंपलसरी है, आप एक बुक रखो अपने साथ और मैप को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब ये जो छोटा सा मैप है इसको देखना, यहाँ पे है शैल चित्रकला, समझेंगे इनको। अब शैल चित्रकला होता क्या है, देखिए जब लोग गुफा में रहते थे ना, तो वहाँ पे रहते रहते वहाँ की दीवारों पे कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहते होंगे। हम लोग भी देखते हैं, कभी बच्चे लोग कहीं पे बैठे हैं तो वहाँ पे चौक लेकर या पेंसिल लेकर कहीं पे कुछ भी ऐसे ऐसे उन्होंने ड्रॉ कर रखा है। मान लो उन्होंने चूहा देखा है या कुछ ऐसी चीज़ें देखी है तो वो ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से पुराने ज़माने में भी शैल चित्रकला मिला है कई गुफाओं में। शैल चित्रकला क्या था, अब गुफा में लोग रह रहे हैं, अब गुफा में उन्होंने कुछ बना दिया, तो बनाएंगे क्या, वही बनाएंगे ना जो वो देखेंगे, जो उन्होंने एज्यूम कर रखा है, जो देख रखा है, वही चीज़ें बनाएंगे ना। अब ये भी सवाल उठता है कि लोग गुफा में क्यों रहते होंगे, तो ऑब्वियस है, देखो वहाँ पे लोगों को घर बनाना तो आता नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे लोग ऐसा कुछ घर बना कर वहाँ पे रह लिया। तो जब घर बनाना आता नहीं था और बारिश, ऑब्वियस है कि बारिश तो होना ही है, ठीक है, तो बारिश हो रहा है या फिर धूप लग रही है, तो इससे बचा कैसे जाए। तो उनको जो भी गुफाएँ वगैरह मिलती थी वहाँ पर लोग रहने चले जाते थे। तो इस तरह से आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ डिटेल है, भीमबेटका एक जगह है, ध्यान से समझना। ये सारा नोट्स आप नोट कर सकते हो, या फिर एट द एंड मैं जो नोट्स देता हूँ आपको, उस नोट से आप हर चैप्टर का नोट्स बना सकते हो। भीमबेटका जो भी मध्य प्रदेश में है, इस पूरा स्थल पर गुफाएँ व कंदराएँ मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें वहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि लोगों ने रहने के लिए कौन सी जगह चुनी होगी। लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सो बने रहना। अब हम बात करते हैं शैल चित्रकला का, वही शैल चित्रकला जो गुफा में बनाए जाते होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो इसको, एक फोटोज़ है ना। इसके बारे में जरा क्या आपको लग रहा है, देख कर आप बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं।
इसमें एक सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई जानवर भाग रहा है और उसको पकड़ने के लिए लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि जानवर का लोग शिकार कर रहे हैं। अब उन्होंने जो एज्यूम कर रखा है, जो रोज़ का काम उन लोग का था, जो रोज़ करते थे, वो कहीं कहीं गुफाओं में बैठ कर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। इस तरीके से देखेंगे। नीचे आते हैं। नीचे एक पिक्चर है आपके पास, जस्ट छोटा करूँ, देख लेना। ओके, नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे पुरा स्थल का। अब ये पुरा स्थल क्या है? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां बर्तन, औजार और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। अब देखो, पुराने ज़माने का चीज़ है, लोगों ने कुछ बनाया है ना, लोगों ने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, कुछ भी ऐसा ड्रॉ किया, कुछ काटने के लिए या चीरने के लिए। अब मे बी वहाँ पे काम हो गया, अब कुछ चीज़ें वहीं पे गलती से छूट गया या छोड़ कर चले गए। अब वही चीज़ें जो हमारे पास मिली है, वही हमारे लिए हिस्ट्री का मेन सोर्स हो गया। हिस्ट्री का क्या हो गया? मेन सोर्स हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसी रही होगी। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो अगर बात किया जाए कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कभी ज़मीन के ऊपर, कभी अंदर, कभी कभी समुद्र में, कभी नदी के तल में। इस पुरा स्थल के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आग की खोज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के बुक में ना आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेगा, ध्यान से समझना। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप जब क्वेश्चन, किसी भी बुक को पढ़ लो, कितना भी हैवी बुक ले आओ, लेकिन एट द एंड जो बेस आपका है ना वो एनसीईआरटी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे आग की खोज का। आग की खोज का कुरनूल गुफा, पेज नंबर 12 में एक मैप है, हम देख लेंगे। अब बात करें कुरनूल गुफा का, देखिए आ गया ना। चलिए, यहाँ पे कुरनूल गुफा ऑब्वियस है, लिखा गया है तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। यही वो पहला जगह है जहां आग की खोज की गई थी। हम आगे चैप्टर में देखते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिला। अब पता कैसे चला? देखो, अब वहाँ पर देखने तो नहीं गए ना लोग कि वहाँ पे कोई आग जला रहे थे, तो वहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को? वहाँ राख मिल गया। राख क्या होता है? आग जलने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, जो जला हुआ चीज़ बच जाता है, वो राख कहलाता है। तो जब राख मिला तो हमने क्या अनुमान लगाया कि वहाँ पर ऑब्वियस है कि आग जली होगी। तो सबसे पहले आग की खोज कुरनूल गुफा में हुई। इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं इतिहास को, और इतिहास बनते चला जाता है। होप सो मज़ा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुरनूल गुफा में आग की राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। और जब आग का अवशेष मिल गया तो हम क्या समझेंगे कि लोग आग जलाना सीख गए थे। कौन? आरंभिक लोग। और कहाँ मिला है? तो कुरनूल गुफा में। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। जस्ट अ मिनट। कुरनूल गुफा, आरंभिक लोग, राख के अवशेष, इस 3 पॉइंट से आपका क्लियर हो गया होगा इस कुरनूल गुफा को लेकर। तो आग का इस्तेमाल होता क्यों था? तो ऑब्वियस है बहुत सारे काम के लिए होता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, अगर उपयोग की बात करें, इस्तेमाल की बात करें, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि आग का उपयोग हो सकता था। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, है ना? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? अगर देखा जाए सारे क्वेश्चन का आंसर एंड में होगा, तो आप ध्यान से बस वीडियो को देखते जाएं। नेक्स्ट, नाम और तिथियां। यहाँ से शुरुआत होती है आपके एजेस की। ऑलराइट, तो हम देखेंगे नाम और तिथियों के बारे में। ओके, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। अब क्या क्या नाम है? तो आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? तो आरंभिक काल को, सबसे स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसको पूरा पाषाण काल। ओके, अब पूरा का मतलब क्या है? प्राचीन, और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। समझ में आ रहा होगा? पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर, इसलिए उसने नाम रखा पूरा पाषाण काल। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है।
पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, ध्यान रखना 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। लास्ट में मैं एक जगह सारा बता दूंगा। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। ओके, कहा जाता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी, 99% जो स्टोरी है मानव इतिहास की, इसी काल के दौरान घटित हुई थी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। अब आप समझ चुके होंगे कि ये पहले की बात जैसे ही आती है, मतलब हमने कहा 12,000 साल पहले, है ना। इसका मतलब क्या है, तो कल भी पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि जैसे ही ऐसा बात हो तो आप एज्यूम कर लो कि ये जो कैलेंडर, एज्यूम क्या करना है, ये जो कैलेंडर हम लोग का बना ये 0 से स्टार्ट होता है, इधर ईसा मसीह के जन्म से पहले और इधर ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जैसे ही साल पहले की बात हो आप समझ जाना कि हम बात इधर की कर रहे हैं, ईसा के जन्म से पहले की, है ना। और अगर बात की बात हो तो जन्म के बाद हमारा कैलेंडर इस 0 पे स्टार्ट होता है। तो अब ऐसे यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब औजार धीरे धीरे क्या होने लगे थे, औजार धीरे धीरे छोटे होने लगे थे, क्योंकि लोग धीरे धीरे सीखने लगे थे। और ऑब्वियस है कि स्लोली सारी चीज़ें हाई होती जाती है या फिर लोग का नॉलेज बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे उन्होंने सीखने लगा। अब जब बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे तो इसे माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। ऑब्वियसली आप जानते हो माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मतलब लघु पाषाण काल। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों में के मुट्ठे लगे हसिया जानते हो ना, हसिया आप कह सकते हो, जैसे मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ बना के, तो इस तरीके से लगा होता है ना, इस तरीके से यहाँ पकड़ने वाला होता है, ऐसा कुछ काटने वाला। तो आप देख सकते हो ये हसिया। आरी जैसा औजार मिला है, आरी जैसा औजार, आरी जानते हो काटने के लिए यूज़ होता है। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अब जो पहले से बनाया जा रहा था वो तो बनेगा ही ना, और साथ ही साथ लेटेस्ट वाला अपलोड होते जाएगा या फिर कुछ कुछ चेंज होते जाएगा। नेक्स्ट युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण, है ना, नियोलिथिक कहते हैं। सारा एक जगह बता दिया जाएगा। नव पाषाण का मतलब क्या होता होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में नेक्स्ट चैप्टर में तुमको ये सारा नाम मिल जाएगा। देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट अगर बताने की बात की जाए तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल बेसिक है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। तो जितना फिलहाल बुक में है उतना बुक में पढ़ लिया जाए। NCERT खत्म होने के बाद बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो अगले अध्याय में ऐसे नाम मिलेंगे, उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। तो कुछ कुछ नाम ऐसा है जो हमने अभी के अकॉर्डिंग बना लिया, क्योंकि पिछले एज में क्या नाम रहा होगा इन चीज़ों के बारे में हम लोग को पता नहीं था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ओके, बदलती जलवायु, हम बात करेंगे बदलती जलवायु का। अब देखो टाइम टू टाइम जब चीज़ें आने लगी, जलवायु चेंज का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जैसे आज भी आप देख रहे हो टाइम पे बारिश नहीं होती है, या फिर कभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, बदलती जलवायु। मतलब अभी क्या है, पेड़ पौधे ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है, सड़कें ज़्यादा बनाई जा रही है, तो ऑब्वियस है वो सारा का सारा प्रभाव कहीं ना कहीं नेचर पे ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे बदलती जलवायु का मतलब क्या है यहाँ। तो लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ओके, अब घास वाले मैदान देखना धीरे धीरे कैसे सिविलाइज हो रहे चीज़ें, है ना। एक बात समझना आप, जस्ट अ मिनट, आप एक बात समझो कि कैसे स्लोली चीज़ें बनते जा रही है। लोग धीरे धीरे सभ्य होने लगेंगे, धीरे धीरे सारा चीज़ एक
रेशियो में ऊपर आते चला जाएगा, है ना। ये आपको क्लास 6 से लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हिस्ट्री में लोग रहते थे, और वहाँ आदि मानव की बात करें या घास फूस खाने वालों की बात करें, और वहाँ से लेकर आज के जो मॉडर्न रेस्टोरेंट कह सकते हो आप, या मॉडर्न खाना पीना है, वहाँ तक कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकोगे और समझ सकोगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, गर्मी धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब क्या होने लगी, जब गर्मी बढ़ी तो ऑब्वियसली घास वाला मैदान बना। अब घास वाला मैदान बना तो घास खाने के लिए जानवर भी आने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब आप एक फूड साइकिल पढ़े होगे साइंस में, है ना, वो भी यहाँ पे अप्लाई होगी। जो लोग इस जानवर का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आने लगे। अब जो बड़े जानवर इस छोटे जानवर को खाते थे वो भी आने लगे, और इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब लोग क्या करने लगे, लोग ये देखने लगे कि कब कौन सा जानवर क्या खा रहा है, कब वो प्रजनन कर रहा है, या ऑब्वियस है कि कब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कैसे उनके लाइफ चेंज हो रहे हैं, है ना। हो सकता है कि तब लोग इन जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें एज्यूम ही करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे चीज़ें एज्यूम करके ही बात करते हैं, है ना। हिस्ट्री में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ यही हुआ होगा। हम मेरे पास जो सोर्स हैं, है ना, जो भी सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें हो रही होगी या होती होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखा हमने, तो ये हो सकता है कि तब लोग जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब लोग वहाँ पे क्या करने लगे, यहाँ पे मछली यानी फिश भी खाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत देख रहे हो, धीरे धीरे कैसे लोग सभ्य होते जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे खेती और पशुपालन के शुरुआत की। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का लाइन है, ये आपको बता दिया कि पहले के लोग, ये एक पैराग्राफ आपको बता दिया कि लोग फार्मर कैसे बने होंगे, है ना, लोग फार्मर कैसे बने होंगे, ये पार्ट आपको बता दिया। एक बार फिर से आप देख लेना अच्छे से। अब इस पूरे पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। एक बार इस पूरे पॉइंट को, ये फार्मर वाले पॉइंट को समझते हैं। अब होता क्या है, देखिए, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए, अब नेचर चेंज हुआ, है ना, नेचर चेंज हुआ, पर्यावरण चेंज हुआ तो वहाँ पे घास के मैदान बने। और आपने देखा ना, कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ पौधे अपने आप उगाते हैं, घास का मैदान बनता है। और हो ना हो, गेहूं, जौ, धान जैसा अनाज कभी कभी नेचुरली या प्राकृतिक रूप से कहीं उग गया होगा। अब लोगों ने देखा यार ये अनाज उगा है ना, ये खाने वाली चीज़ें है। अब स्लोली उन्होंने ये देखा कि ये कब कब उग रहा है, कब इसका सीज़न आ रहा है, कब ये गिर जा रहा है, कब ये खाने लायक हो गया है। मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो सबसे बड़ा वर्ड इसके लिए है कि ऑब्जर्व। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, वो ऑब्जर्व करने लगे, और ऑब्जर्व करके देखने लगे। तो उन्होंने धीरे धीरे स्लोली सीखा, जैसे एक बच्चे सीखते हैं ना। आप एकदम आप एज्यूम कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो एक छोटा से बच्चों से कि कैसे वो देख कर चीज़ें सीखता है। इस तरह पहले के ज़माने के लोग भी अनाज के लिए धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कब क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से सीज़न में क्या हो रहा है, कब काटना चाहिए, कब खुद से सड़ जा रहा है ना, कब खाने लायक चीज़ें हैं। इस तरीके से वो ये सारा चीज़ ऑब्जर्व करने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, खाने लगे होंगे। फिर ये भी सीख लिया कि कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होता है। और यही करते करते वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, तो वो धीरे धीरे बन जाते हैं किसान, है ना, और धीरे धीरे कृषि करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप देख सकते हो कि कैसे हमारे यहाँ कृषि का शुरुआत होता है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास, अब क्या होता है, पॉइंट बहुत सारा है,
तो आप देखोगे अब घर के आसपास चारा रखने लगे वैसे जानवर के लिए। अब उन्होंने क्या देखा, मान लीजिए कोई छोटी सी बकरी है या कोई ऐसा शाकाहारी जानवर है, उसे चारा चाहिए या उसे भोजन चाहिए, तो वो ऑब्वियस है वो घास के मैदान में जाएगा। अब लोग अपने घरों के आसपास या अपने ही जहाँ पे वो रह रहे हैं, घर बोले या जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, वहाँ आगे आसपास थोड़े से ऐसा कुछ चीज़ें रख दिया, भोजन या फिर चारा। अब उसको देखकर ये जो बकरी है या जो भी है वो यहाँ पे आती है खाने के लिए। अब सबसे पहले इस तरीके से उन्होंने आकर्षित किया जानवरों को और उन्हें पालतू बनाने लगे। इस तरह सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया और वो था कुत्ता। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जिसे पालतू बनाया गया था वो कौन था, तो वो कुत्ता था। मतलब सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था, तो वो था डॉगी, कुत्ता, है ना। आज भी बहुत सारे घरों में रखा जाता है ये। अब तो ट्रेंड्स हो गया ना डॉगी पालने का, हर एक घर में डॉगी है आज के डेट पे। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। तो इस तरह लोगों ने क्या किया, इस तरह जानवर को भी आकर्षित कर लिया। अब जानवर को आकर्षित कर लिया, जानवर खाने आने लगे। अब खाने आने के बाद अब मान लो उनको कोई बड़ा जानवर, इनसे भी बड़ा जानवर अगर इनको खाने आ रहा है, तो ये क्या करने लगे, ये इस छोटे जानवर की सुरक्षा कर दी इस बड़े जानवर से। अब इसको लगने लगा यार ये ह्यूमन तो हमारी मदद कर रहा है, इंसान हमारी मदद कर रहा है। इस तरह वो इंसान की ओर भी आकर्षित होता है और इंसान का पालतू बन जाता है। इस तरीके से जानवर पालतू भी होने लगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, समझना है ना। आगे आते हैं। तो देख रहे हो सारी चीज़ें सीखी सिखाई। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हो आप, बिना ऑब्जर्वेशन के कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर को घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवर के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। मतलब हमने देखा कि वो कृषक भी बन गए और धीरे धीरे कृषक के बाद क्या बन गए, पशुपालक भी बन गए। देख रहे हो कैसे कैसे लोग सीखते जा रहे हैं, पहले कृषक बने और तब पशुपालक भी बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों के ही पालतू क्यों बनाया गया था। आंसर देखेंगे, ध्यान से देखना, है ना, ये सारा चीज़ मिलेगा आपको। नेक्स्ट, तब तक सोच के रखो। अब आते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। आ जाओ, अब क्या हुआ, अब किसान भी बन गया, जानवर भी पाल लिए, है ना। अब घर में भी थोड़ा थोड़ा सामान रखेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट घरेलूकरण की प्रक्रिया। समझते हैं इसको। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ध्यान से समझना। अगर कोई पूछे घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आप बता सकते हो कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अब लोगों ने ये कैसे जाना कि कब बीमार हो रहा है, हाँ, तो ऑब्जर्वेशन, वही लास्ट लाइन याद करो, क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही उन्होंने जाना, उन्होंने देखा, चीज़ों को समझा, उसके बाद बताते चले गए। चलिए आगे देखते हैं। जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। देखो लोग क्या क्या सीख चुके थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके, है ना। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर हिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखो अब क्या है, अब मान लो कोई बड़े चीज़ या बड़ा मांस चीरना फाड़ना है तो छोटे जानवर तो कर नहीं सकते उसको। उस बड़े चीज़ों को चीरने फाड़ने के लिए ऑब्वियस बड़ा जानवर चाहिए। जैसे अब यहाँ पे
इन दांतों को देखो। अब जो देख रहे हो ये दांत है, देख रहे हो दो चीज़ें, जस्ट अ मिनट, ये और ये। आ गया। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं ना, वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ये पूरा का पूरा लाइन, कि हम जो भोजन करते हैं उसका प्रक्रिया क्या है, कहाँ से बनना शुरू हुआ, कैसे कैसे बना, पूरी चीज़ें। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूँ तथा जौ आते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, नॉक नॉक, यहाँ पे वापस से एक क्वेश्चन आता है। ओके, ध्यान से देखेंगे। अब नया क्वेश्चन क्या है कि जो सबसे पहला सबसे प्राचीन फसल जो है उसमें क्या क्या है, गेहूं तथा जौ आते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा, सबसे प्राचीन फसल अगर कोई पूछे तो गेहूं और जौ। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमने कहा ना NCERT इज इक्वल टू क्वेश्चन, और वैसा क्वेश्चन जिसको पढ़ने के लिए अलग अलग नोट्स आते हैं। तो ज़रूरी है कि क्लास में NCERT ख़त्म किया जाए। तो हमने बात किया क्या क्या, हमने बात किया सबसे पहले पालतू जानवर। तो सबसे पहला पालतू जानवर हो गया, एक नया पेज ही ले लेते हैं ना, 1 मिनट रुक जाइए। तो सबसे पहले हमने देखा पालतू जानवर। तो पालतू जानवर कौन हो गया, तो ध्यान होगा हमने बताया था पालतू जानवर था आपका, सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता, है ना। और कुत्ता के बाद, अगर कुत्ता के बाद बोले तो नीचे देखो, सब कुछ बुक में देखकर ही बात करेंगे। कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी, कुत्ता के बाद भेड़ और भेड़ के बाद बकरी। एक क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर सबसे पालतू जानवर, सबसे पहले पालतू जानवर की बात करें तो कुत्ता, फिर भेड़ और फिर बकरी। इसी तरह हम आगे आते हैं तो अनाज, जो सबसे पहले उपजाया अनाज, सबसे पहले उपजाया जाने वाला अनाज, उपजाए अनाज। तो हमने क्या क्या देखा था, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ। इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने देखा। आगे आते हैं। अब बात करते हैं एक नए जीवन शैली की। यहाँ पर देखते हो, साइड में आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे एक नए जीवन शैली की। अब इस तरीके से लाइफ क्या हुआ, बनने लगा, लाइफ का स्टैंडर्डाइज होने लगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लोग आने लगे। अब यहाँ पे देखो अनाज का उपयोग, ये जो पोर्शन है इसको आप ध्यान से देखना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है अनाज का उपयोग अब क्या क्या के रूप में हो रहा है, तो अनाज का उपयोग जो हो रहा है देखो, एक तो बीज हो गया, फिर खाद हो गया, उपहार होने लगा और भंडारण भी होने लगा। तो ये 4 तरीका था जिसमें अनाज का यूज़ होने लगा था। अब हम बात करें एक नए जीवन शैली के बारे में। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, है ना, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ध्यान से समझना, एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने, ऐसा बहुत सा काम शामिल होता है। ऑब्वियस है, जब कृषक लोग कृषि करते हैं तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। आज भी देखते हो ना, अनाज अगर जैसे तैसे रख दिया जाए तो वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, नहीं सड़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भंडारण का मतलब क्या, जब रखना पड़े उन चीज़ों को अच्छे टाइम तक, कुछ टाइम तक, तो वो अब रखा कैसे जाए ताकि अच्छे से रहे। देखो ना तुम लोग, जैसे बहुत टाइम तक किसी कपड़े को, ठंड का कपड़ा ले लो, अगर ठंड का कपड़ा बहुत टाइम तक कहीं पर रखना होता है तो उसमें ऐसा फिनाइल का गोली या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं ताकि उसमें वो कपड़े ख़राब ना हो जाए, है ना।
आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, तो लोगों ने क्या किया, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए रखने के लिए, टोकरियां बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। देख रहे हो धीरे धीरे कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। क्वेश्चन, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ, लास्ट में देखेंगे, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, है ना। नेक्स्ट आते हैं, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार, समझते इस पॉइंट को। जानवर बच्चे देते हैं, जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। बच्चे देने के बाद उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जानवर बच्चे देंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। किसकी बात हो रही है, नॉक नॉक, शायद पता चल ही गया होगा, है ना। गाय की बात करें या बकरी की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जानवर की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उससे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आ गया ना। अब पशुपालन से क्या हो गया, भोजन का भंडारण होने लगा, लोग बचा कर रखने लगे, भंडारण करने लगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन है। और आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये भी क्वेश्चन है, सोच कर रखो। बाकी तो हम लोग मिलेंगे लेक्चर में ही। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मैप 2, अच्छा मैप में कुछ और चीज़ें हमने छोड़ा ना। पेज नंबर 12 पे मैप 2 को देखते हैं। आते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 12, मैप 2, शायद पीछे ही होगा। हाँ जी, तो क्या बताया जा रहा है, मैप 2 में कई ऐसे नीले वर्ग दिख रहे होंगे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या देखना है, नीला वर्ग, है ना, ब्लू स्क्वायर देखना है, जो ऐसी जगह बताएगा जहां पे पहले पहले किसान और पशुपालक मिले थे। तो नीला वर्ग, आते हैं पेज नंबर 12 में। हाँ जी, नीला वर्ग, आप देख रहे हो ये सारा का सारा पॉइंट जो पहले भी हमने डिनोट करके रखा है। ये देख रहे हो, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलडीबा, महागढ़ा, दाऊजी हेडिंग, ये सारा वो जगह है जहाँ पे पहले किसान और पहले पशुपालक होने के साक्ष्य मिलते हैं। हम चलते हैं आगे, आते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। अब पश्चिमोत्तर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, कल भी हमने बताया था आपको। पश्चिमोत्तर डायरेक्शन इस तरीके से बांटा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और 4 हमारा सब डायरेक्शन है ना। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना, इस तरीके से डिनोट किया गया है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी जाएगी। ओके, तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। कैसे पता चलेगा, तो वहाँ जो खुदाई में पौधा मिला है या जो पशु को हड्डी मिला है उसको पता करेंगे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, है ना। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। चलिए, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चीज़ें आसानी से होगी और पढ़ते चलेंगे।
अस्थाई जीवन की ओर। अब इस तरीके से लोग अस्थाई तरीके से, अब देखो फसल के पकने में टाइम लगना या फसल काटने में टाइम लगना, तो उतने टाइम तक अब उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हम अस्थाई जीवन की ओर की बात करते हैं। आते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। क्या मिले हैं? झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज होम, आ जाओ, बुर्ज होम जो अभी कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्वेश्चन, बुर्ज होम के लोग कैसे घर बनाते थे या कहाँ बनाते थे? तो गड्ढे के नीचे। उन्हें गर्तवास कहा जाता था। आ गया ना? तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, गर्तवास। तो गर्तवास किसे कहा गया? वैसी जगह जहाँ लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, और वो है कहाँ? वो है बुर्ज होम में। अब बुर्ज होम कहाँ है? तो अभी कश्मीर में है। तो अब ऐसे ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, है ना। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। लोग आग भी जलाते होंगे। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाणिक उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। जैसे जो पुरा पाषाण से अलग है, पैलियोलिथिक से जो अलग है, उसे नियोलिथिक वाला माना गया है क्योंकि वे नए थे। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। देखो, लोग धीरे धीरे ये भी सीखने लगे कि कैसे चीज़ें और नुकीली होगी, उस पर पॉलिश चढ़ाए जाने लगे। ओखली और मूसल का भी उपयोग होने लगा। ओखली मूसल समझते हो ना, जिससे पीटा जाता है ना, जिससे पीटा जाता है और पीसा जाता है चीज़ों को। चलो, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आगे आओ। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारे घर में ओखली या मूसल है या नहीं है ना। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए, नीचे कुछ पिक्चर्स है, उसको देखते हैं। बता सकती हो ये सारा क्या है? इनमें से कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हारे पास है? तो किसी के पास मसाला पीसने वाला पत्थर होगा अगर, जिससे मम्मी मसाला पीसती थी, है ना, तो वहाँ पे ऐसा कोई पत्थर होता था, ऐसा ऐसा किया हुआ, और इतना बड़ा पीसने वाला होता था। इससे इस पर मसाला पीसा जाता था। ठीक है, आज ना मिक्सी हो गया है। मिक्सी से पहले या मिक्सर ग्राइंडर से पहले ये सारा चीज़ ही था, जिससे लोग स्वस्थ भी रहते थे। दैट इज़ द रीज़न कि पुराने ज़माने के लोग काफ़ी हेल्दी भी होते थे, क्योंकि वो मेहनत भी खूब करते थे, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कुछ सामान भी हमें मिले हैं, देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो पूरा देख लेना, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण समझते हो? मिट्टी के बर्तन पर कुछ डिज़ाइन होना ही अलंकरण है ना। मिट्टी के बर्तन पर कुछ डिज़ाइन अलंकरण कहलाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, है ना। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आज भी खाते हैं ना, दोपहर का भोजन ही है चावल दाल। ठीक है, इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। कॉटन जानते हो ना, कॉटन, उससे लोग कपड़े बुनते हैं। आज भी वही चीज़ें यूज़ होती है और सबसे बेस्ट माना जाता है कॉटन का कपड़ा आज भी। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो एक घड़ा है, घड़ा पे लाल रंग का पॉलिश चढ़ाया हुआ है। ये जो आप घड़ा देख रहे हो, इसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ होगा, देख लूँगा ये घड़ा जो है। चलिए बात करते हैं। क्या ये परिवर्तन हर एक जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देख रहे हो कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। अब हम एक जगह की बात करेंगे, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात की थी ना हमने, तो इस मेहरगढ़ को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला जगह कह सकते हो, वहाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट या फिर वहाँ भी इंजीनियरिंग वहाँ भी थी, है ना। कितने पुराने ज़माने की बात है और वहाँ भी इंजीनियरिंग थी। तो हम मेहरगढ़ की बात करते थोड़ा सा। मेहरगढ़ ये देख रहे हो, थोड़ा सा जूम कर दूँ,
आपके लिए ये मेहरगढ़ का बिल्डिंग आप देख सकते हो। पहला घर 4 रूम का ये घर था। मेहरगढ़ का बिल्डिंग सबसे पुराना कह सकते हो। आते बुक पे चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, कैसे हम लोग सिविलाइज हुए हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने रहना शुरू किया है। चलिए, तो मेहरगढ़ की बात करते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ है? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। कहाँ बताया? तो ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ भी मिली है। हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ मिली है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर अथवा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। देख रहे हो ये घर कैसे हैं? चौकोर और आयताकार ही तो हैं। ये चौकोर हो गया, आयताकार भी मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। पॉइंट टू बी नोटेड, सारा पॉइंट नोट करते जाना आप। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते थे। कहीं पे अनाज रखा जाता था। आप ये पोर्शन देख रहे हो ना हो, ये पोर्शन भंडारण का काम करता होगा, है ना। आगे आते हैं। मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते हैं। ध्यान रखो, पहले लोगों का ये मानना था कि जब लोग डेथ कर जाते हैं या जब लोग मर जाते हैं तो उनके बाद भी, मरने के बाद भी जीवन होता है। इसलिए उनके जीने के लिए कब्र में भी सारा सामान उनके साथ भेज दिया जाता था, है ना। देखिए, तो अब पता कैसे चला? तो बहुत सारा ऐसा मेहरगढ़ में कब्र मिला है ना। एक कब्र में क्या मिला? तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब लोग क्या मानते थे कि मरने के बाद जब लोग मर गए हैं तब भी जीवन है। अब वहाँ वो लोग रहेंगे कैसे और खाएंगे कैसे? तो वहाँ पे कब्र में भी सारा चीज़ दफना दिए जाते थे, है ना। जैसे देख लो, एक जगह पे मिला है कि एक बकरी को भी दफनाया गया था मृतक के साथ। चलिए, चैप्टर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ यूज़फुल वर्ड्स है आपके पास, फिर कल्पना करो कुछ क्वेश्चंस है, तो देख ही लेते हैं। उपयोगी शब्द की अगर बात करें, आखेटक खाद्य संग्राहक आपने पढ़ा, पूरा स्थल आपने पढ़ा, उद्योग स्थल देखा, आवासीय स्थल देखा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण और कब्र। ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने लेक्चर्स में देखा। अब आते हैं कल्पना करो पे। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। शैल्य चित्रकला, याद कीजिए, हमने कहा था आपको, क्या बताया था? शैल्य चित्रकला, है ना। सॉरी, याद है जहाँ पे लोगों ने एक जानवर का पीछा करते हुए चित्र बनाया था? शैल्य चित्रकला। दीवार पर चित्र बना रहे हो और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं। कुछ तिथियां हैं, डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कैसे छोड़ दें, है ना। चलिए, तो नोट करने लायक क्या क्या है, ध्यान दो। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो डेट है एक एक करके देखेंगे। मध्य पाषाण युग की बात करें तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, है ना। बसने की प्रक्रिया का आरंभ होता है 12,000 साल पहले से। नवपाषाण युग का आरंभ होता है 10,000 साल पहले से। मेहरगढ़ में बस्ती जो बस्ती है उसका आरंभ होता है 8,000 साल पहले से। तुम्हारे पास ये कुछ डेट्स हैं जिसको आप ध्यान से देखोगे। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बुक में बीच बीच में आपको कहीं कहीं पेज में मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए। ये क्वेश्चन पेज नंबर 13 में है, ध्यान से देखना। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें तरह तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। तो पत्थर के औजार का उपयोग क्या है? देखो, फल फूल काटने में हो सकता है, हड्डियों और मांस काटने में हो सकता है, पेड़ की छाल उतारने के लिए हो सकता है, जानवर की खाल उतारने के लिए हो सकता है, हथियार, भाले और बाण बनाने के लिए। बाण देखे हो ना, ये तीर धनुष वाला, ऐसे खींच के मारा जाता है, ठीक है। लकड़ियाँ काटने के लिए यूज हो सकता है। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड की बात करें
सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 15 में। अच्छा एक बार दिखा दीजिए सारा क्वेश्चन, आप देख लो एक बार। पेज नंबर अगर 15 की बात करें तो पेज नंबर 15 पे आते हैं हम। जूम आउट कर ले थोड़ा। पेज नंबर 15, जैसे देखिए यहाँ पे पेज नंबर 15 ये क्वेश्चन है ना, क्या तुम बता सकते हो सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे जो बुक में बीच में क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो डाउट कुछ भी नहीं होगा, फिर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह चुनी होगी? अच्छा ये भी क्वेश्चन था पेज नंबर 15 में। तो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। लेक्चर में अंदर भी डिनोट किया गया था ये चीज़ें कि लोग गुफा में क्यों रहते थे। ओके, नेक्स्ट है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो उनमें से तुम कौन सा नाम चुनोगे? पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है। तो आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल या अन्य। तो ऑब्वियस है रहने की जगह को आवास चुनेंगे, आवास के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं, आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं? तो देखते हैं, बहुत सारा टॉपिक था वहाँ पे आग के उपयोग के लिए। भोजन पकाने के लिए, फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए, विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए। फिर पेज नंबर 13 पर बने चित्र को देखो, इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें क्या बदलाव दिखता है? तो आप देख सकते हो क्या था, औजार धीरे धीरे छोटे होने लगे थे। हमने बुक में भी बताया, अंदर डिस्कस किया था कि औजार धीरे धीरे क्या होने लगे थे, छोटे होने लगे थे, है ना। 10,000 वर्ष पूर्व जो औजार बनाए गए थे आमतौर पे बहुत छोटे होते थे और आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। नवपाषाण का मतलब क्या होता है ये भी डील कर दूंगा अच्छे से। नवपाषाण युग में मनुष्य अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था, वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा। आगे आइए, 7th नंबर क्वेश्चन है, मनकों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? मनके, जस्ट अ मिनट, हालांकि मनका चैप्टर में मिला नहीं है, फिर भी समझ लो। मनका देखो मोती को कहा जाता है, ठीक है ना, मनका मोती को कहा जाता है जिससे माला बनाया जाता है। ओके, बाद में आएगा तो देख लेना। नेक्स्ट है, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थल के नाम बता सकते हो? तो बहुत सारे पुरास्थल है। पुरास्थल पर कहीं पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, कहीं कहीं आरंभिक कृषक व पशुपालकों के पुरास्थल हैं। एक अन्यत्र का पेज था, एक अन्यत्र का पेज था लास्ट में, फ्रांस वाला एक पेज था, वहाँ पे देख लो। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, देख लेना आप लोग। फ्रांस की एक गुफा का चित्र है ये। इस पुरास्थल की खोज लगभग 10,000 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र है। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता होगा या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। और लास्ट है, क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? है ना, लास्ट में ये क्वेश्चन था, देख लेना आप बुक पे जाके। तो बनाने का कारण क्या रहा होगा? खाली समय का सदुपयोग किया जा रहा होगा या फिर शिकार करने की योजना बनाया जा रहा होगा। ये कुछ रीज़न थे यहाँ पे। अब हम आएंगे बुक वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो, कल्पना करो। ये बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, कल्पना करो से, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, कल्पना करो में, तुम आज से 12,000 साल पहले एक पत्थर की गुफा में रहते हो। तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? कल्पना वाला क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, है ना। निम्नलिखित कहानियाँ सुनाएंगे, पत्थर, औजार, हड्डियों के संबंध में, जानवर के शिकार करने के संबंध में, चित्रों और रंगों के संबंध में, फसल को उगाने के संबंध में। कोशिश करना कल्पना करो वाले क्वेश्चन आप खुद से बनाने का। ओके, अब आते हैं बुक के ओरिजिनल क्वेश्चन से। ओरिजिनल क्वेश्चन कर लो, उसके बाद डेट वाला सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। अच्छा, पहले डेट वाला चीज़ ही करवा देते हैं। चलिए एक नया पेज लेते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं यहाँ पे और आपको डेट समझा देते हैं। यहाँ पे हमने 3 एज देखा था। अगर एज देखा जाए
तो हमने देखा था पहला पूरा पाषाण काल, पहला हमने देखा पूरा पाषाण काल, है ना। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। डेट की बात की जाए तो आपके बुक में 20 लाख हजार साल पहले, या आप इसको कह सकते हो इनफाइनाइट, जिसका पता ही नहीं है ना। इनफाइनाइट से लेकर 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, 12,000 साल पहले। यूँ बात की जाए अगर तो इनफाइनाइट, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है, से लेकर 12,000 साल पहले तक के पीरियड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। 12,000 साल तक के पहले के पीरियड को। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थोड़ा उसको समझ लेते हैं, है ना। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, है ना। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हमने देखा था, हमने क्या क्या देखा था, एक हमने देखा आरंभिक पूरा पाषाण काल, है ना। एक हमने देखा मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हमने देखा था उत्तर पूरा पाषाण काल। अब बात की जाए तो कुछ पॉइंट है, जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये था कि लगभग 99% 99% जो मानव इतिहास है वो इसी काल का है। जो मानव इतिहास है 99% वो इसी काल का है। ये वही काल है जहाँ पे सबसे पहले आग का भी आविष्कार हुआ था, शायद आपको याद होगा, है ना। लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता था। आविष्कार तो हो गया था लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता था, है ना। मनुष्य के द्वारा पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाए गए थे। क्या किए गए थे इसमें? मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए गए थे, है ना। साथ ही अगर बात करें तो मनुष्य नदियों के किनारे और गुफा में रहा करता था। कहाँ कहाँ रहता था? मनुष्य नदियों के किनारे और गुफा में रहता था, है ना। दूसरा हमने देखा था, सेकंड हमने देखा था मध्य पाषाण काल, या इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, मेसोलिथिक पीरियड, है ना। इसमें अगर हम देखें ये क्या था, 12 से 10,000 साल पहले का बात था। अगर इसको हम देखें तो ये जो पीरियड था ये था 12 से 10,000 साल पहले का। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें खास हुई थी? इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें औजार छोटे हो गए थे। औजार क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे, छोटे औजार। साथ ही साथ ज़्यादातर पर्यावरणीय बदलाव, ध्यान देना ये क्वेश्चन आएगा। पर्यावरणीय बदलाव कहाँ हुआ था? तो इसी पीरियड में हुआ था, पर्यावरणीय बदलाव। नेक्स्ट और लास्ट हमने देखा था नवपाषाण युग, तीसरा। थर्ड था अपने पास तीसरा नवपाषाण, नियोलिथिक कहते हैं इसको, नवपाषाण काल, मतलब नियोलिथिक पीरियड। ये माना जाता है, अगर देखा जाए तो 10,000 साल पहले को कहते हैं। ये जो डेट होगा ये होगा 10,000 साल पहले। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? अगर इसका पॉइंट देखें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो जो औजार थे वो धारदार हो गए थे, पैने हो गए थे और नुकीले हो गए थे। ये औजार हो गया था, है ना। मानव मस्तिष्क का भी विकास होने लगा था इसमें, मानव मस्तिष्क का भी विकास होने लगा था। ये कुछ पॉइंट था जिसमें आपको पता चल गया इस तीनों एज के बारे में। चलिए वापस से आते हैं हम लोग अपने बुक पे। अब बुक के क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा, है ना। आओ याद करें, यहाँ से शुरू करते हैं। आओ याद करें। क नंबर क्या कह रहा है? इन वाक्यों को पूरा करो। शिकारी
शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि आंसर आप दे सकते हो, उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल पहले हुआ था। आरंभिक लोगों ने गुफाओं के भीतरी दीवारों पर चित्र बनाया था, जिसको क्या कहा जाता था? शैल्य चित्रकला इसे हमने कहा था, देखा था चैप्टर में भी, ये शैल्य चित्रकला था। हुंसगी में चूने के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन याद रखना, हुंसगी में चूने के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो, आगे पेज पे होगा। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार की इन रेल इन जगहों के पास होकर गई होगी? ये क्वेश्चन है। हाँ, तुषार की रेल इन जगहों के पास होकर गई होगी। ये मैप देखेंगे, उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो एक बार डिस्कस कर लेंगे। थर्ड नंबर आते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्राओं के कारणों में क्या सामान्यताएं या क्या अंतर थी? तो कुछ था, यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए वो अलग जगह जाते होंगे। जानवर का शिकार करने के लिए जाते होंगे। पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन होते होंगे। भोजन पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। और आज हम यात्राएं अलग अलग कारणों से करते हैं, जैसे आज रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या संस्कृति और का प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज तुम फल काटने के लिए कौन कौन से औजार चुनोगे? ऑब्वियसली आप देख लोगे, चाकू चुनेंगे, है ना, ऑस्ट्रेलिया लोहे का बना ऐसा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? तो आप देख सकते हो। और आज हम किन किन चीज़ों के लिए करते हैं? तो शिकारी जो खाद्य संग्राहक लोग थे वो मांस भूजने के लिए, प्रकाश जलाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। वो आप देख सकते हो, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यदि आपके पास कोई गुटिका है हो तो उसे किस काम के लिए प्रयोग में लाएंगे? फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष करते हैं। तो कार चलाना, साइकिल, दफ्तर में काम करना। महिलाएं छोटे बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को जन्म देती है ना। केवल पुरुष द्वारा जो काम होता है, जैसे फायर ब्रिगेड, फौज, और भी आप अपने तरीके से इसको, ये सारा क्वेश्चन और भी लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं अपने नोट्स पे। ये जो मेरे कॉपी में बनाया हुआ नोट्स है, क्या क्या पॉइंट हमने लिखा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ये हमने देखा। दूसरा पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक लोगों के घूमते रहने के क्या क्या कारण थे? एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहने पर पेड़ पौधे फल जानवर ये सब खाकर नष्ट कर देते थे। जानवर का शिकार या पीछा करते हुए अलग जगह पे जाते थे, है ना। नेक्स्ट 4 कारण मेनली था, आप याद रखना। पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तो ऋतु परिवर्तन के कारण, और पानी के तलाश में। उद्योग स्थल क्या था? तो पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण होने के कारण लोग अच्छे पत्थर मिलने वाले जगह ढूंढते रहते थे। जहाँ वे लोग पत्थर से औजार बनाते थे, इन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। नेक्स्ट हमने देखा था पूरा स्थल। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, वस्तुओं का निर्माण अपने काम के लिए करने के लिए बाद वहीं छोड़ गए थे, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट आते हैं ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। हमने देखा पूरा पाषाणिक स्थल कुछ, तो भीमबेटका, हुंसगी और कुर्नूल की गुफाएं। याद रखना, भीमबेटका और कुर्नूल की गुफाएं ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। नव पाषाणिक पुरा स्थल कौन है? तो पय्यमपल्ली, हल्लूर, दाऊजली, ये सारा मैप में आपको मिल जाएगा। बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहिबा और चिरांद। इस तरह से महापाषाणिक पुरा स्थल ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर। आरंभिक गांव की बात करें तो इनाम गांव की चर्चा मिलती है आपको, ये देखना। आधुनिक नगर की बात करें तो कलकत्ता और मुंबई। इस तरह पाषाण उपकरणों के, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ध्यान रखना, पाषाण इज इक्वल टू पत्थर। पाषाण उपकरणों के निर्माण की तकनीकें, है ना। तो पत्थर से पत्थर को टकराना पहला। दबाव शल्य तकनीक कह सकते हो। दबाव शल्य तकनीक क्या था? किसी को दबाव देकर जब काम करवाया, मान लो 2 पत्थर है और ये पत्थर से किसी चीज़ पर दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तब वहाँ पे उन चीज़ों को होता था। नेक्स्ट है आग की खोज। तो कुर्नूल की गुफा स्टार्टिंग में ही बताया था, जो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ आग की खोज हुई थी।
इस तरीके से कुछ नाम और तिथियां हमने देखा। आरंभिक काल, पूरा पाषाण देखा, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। हालांकि ये 20 लाख साल नहीं, ये इनफिनाइट कह सकते हो आप। इसमें 3 चीज़ें थी, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी काल में घटित हुई है। मध्य पाषाण काल हमने देखा, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। इसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। पर्यावरणीय बदलाव इसी में हुए, छोटे औजार इसी में बनाए गए, हड्डी में लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी इसी में मिले। फिर हमने नव पाषाण युग देखा, धारदार पैने, नुकीले हथियार इसी में मिले हम लोगों को, पॉलिश औजार इसी में मिले, और अलंकृत किए हुए मिट्टी के बर्तन, जहाँ पे हमने एक घड़ा देखा था जहाँ पे पॉलिश किया हुआ था ना, घड़ा भी नहीं बन रहा यार। चलो ठीक है। शैल चित्रकला हमने देखा, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफा थी। भारत में शुतुरमुर्ग, एक बार एक चीज़ देख लो पूरा पाषाण युग में मिला था। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल पर शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अंडों के छिलके पर चित्रांकन मिलता है और अंडों से ही मनके बनाए जाते थे। चलिए, और लास्ट पेज पे आते हैं। जलवायु का बदलाव 12,000 साल पहले हुआ था, मध्य पाषाण काल में, ध्यान रखना। गर्मी बढ़ी थी, घास वाले मैदान बने थे, ठीक है। घास खाने वाले जानवर भी आए थे, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय। मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज का प्राकृतिक रूप से उगना। अनाज उगाना सीखने के बाद कृषक बनना। चारा से आकर्षित कर जानवरों को पालतू बनाना, और सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। फिर बसने की प्रक्रिया हमने देखी, लोगों द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया। 12,000 साल पहले हुई थी ये चीज़ें। सबसे पहला फसल गेहूं और जौ, याद रखना। पालतू जानवर कुत्ता, फिर भेड़, फिर बकरी। फिर हमने मेहरगढ़ देखा, जो ईरान के बोलन दर्रे के पास का क्षेत्र है। वो चौकोर और आयताकार घर के अवशेष वहाँ मिले। मरने के बाद लोगों के कब्र में मृतक के साथ साथ उसका सामान भी दफना दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि मरने के बाद भी क्या है? जीवन है, ठीक है। ये 8,000 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर 2 पूरी तरह से ख़त्म होती है। एक बार आप रिव्यू करें, आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से देखें, फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चंस होता है तो आप ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।